Hello students, myself Navneet Bhandari and I welcome you to my channel Quantum Academy of Physics। आज हम लेक्चर नंबर 8 पर आ गए हैं। 7 लेक्चर्स जो इस चैप्टर के आप कर चुके हो उसमें हमने थ्योरेटिकली बहुत अच्छे से पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इन सब चीज़ों को किए। आज मैं जो बुक यूज करूंगा डेट इज चैप्टर वाइज सोल्ड पेपर्स, 10 ईयर्स बुक है ये। और आज आपको मैंने असाइनमेंट भी भेजा है, उसमें 38 क्वेश्चन है नियर अबाउट। जितने भी क्वेश्चन पोटेंशियल पर आज तक पिछले 10 साल में बने हैं सारे क्वेश्चन उसके अंदर है। और अगर आपने क्वेश्चंस को रीड आउट किया होगा तो आप ये देख पा रहे होंगे कि जितना भी आपको नोट्स और कंटेंट करवाया गया है वो पूरा का पूरा उसमें कवर हो रहा है, ठीक है। येट आई एम टेकिंग ऑन सम प्रॉब्लम्स जो आपको थोड़ा टिपिकल लग सकती है। आज का हमारा सिर्फ दो ही मेन मोटिव रहेंगे कि या तो हमको मतलब हमने क्या करना है आज, हाउ टू अटेम्प्ट अ न्यूमेरिकल, हाउ टू जज अ न्यूमेरिकल, कि भाई न्यूमेरिकल को अप्रोच कैसे यूज करनी है। और दूसरा कि इंपॉर्टेंट कंटेंट क्या है जो बोर्ड एग्जाम 2021 में इनमें से आ सकता है, ठीक है। तो इसी असाइनमेंट का एक सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं कराने लगा हूं आपको, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। स्टेटमेंट रीड कर देता हूं, आप इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हो। ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग इन मैग्नीट्यूड अलोंग जेड डायरेक्शन। तो ये देखो मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस आपको एक पर्टिकुलर ये बोल दे कि जेड एक्सिस में या जेड डायरेक्शन में मैं बोल सकता हूँ कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीज करने के लिए आपको उसको दिखाना है इक्विपोटेंशियल सरफेस के टर्म्स में। देखो आप ऐसा बोल सकते हो कि 3 एक्सिस ड्रॉ कर लो, इसको आप एक्स एक्सिस बोल दो, इसको वाई एक्सिस बोल दो, इसको जेड एक्सिस बोल दो, आपके लिए इजी रहेगा थोड़ा सा, है ना। तो सबसे पहला आप एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर दो इस तरह से, ठीक है। इससे कुछ दूरी पर एक दूसरा सरफेस ड्रॉ कर दो इस तरह से। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है तो आपने इस बात का ध्यान रखना है जो आप अगला इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करोगे उसका डिस्टेंस थोड़ा सा क्या कम दिखाना है आपने, है ना। अब देखो ये डिस्टेंस क्या है, dr2, ये वाला डिस्टेंस क्या है, dr1, और dr1 इज ग्रेटर देन dr2। इसका मतलब क्या है कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रहे हैं। और अगला बनाओगे, अगला इससे भी क्लोज बनाना पड़ेगा आपको इस तरह से, ठीक है, बिल्कुल क्लोज बना दो, यानी कि स्ट्रांगली इंक्रीज कर रहे हैं। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहा था। इस फिगर के आपको क्या एक नंबर मिलते हैं। आप कई बार बच्चा क्या करता है इस तरह से एक्सिस लगानी भूल जाता है, बस वो कैसे ड्रॉ कराता है। तो यहाँ पर भी आपका नंबर कट सकता है क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन है कि आपने जेड डायरेक्शन में दिखाना है। जेड डायरेक्शन के लिए आपको उसको जेड मेंशन करना पड़ेगा। अब मैं एक्स वाई जेड को कहीं पर भी ले सकता हूँ, है ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम को, बस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए वो सिस्टम सारा जो एक्सिस बना रहे हो। तो इस तरह से बच्चों इसको आपने डील करना था, ठीक है। आई होप कि आपको चीज क्लियर होगी। अब इसी का जो सेकंड पार्ट है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर भी आपको क्या इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि 2 पॉइंट चार्जेस है जो लोकेट कर रहे हैं 0 0 माइनस ए पर और 0 0 ए पर। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा इजी बना लेते हैं आपके क्वेश्चन को। मैं एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूं इस तरह से 3D में, ठीक है। इसको जेड एक्सिस बोल देता हूं। जो माइनस क्यू चार्ज है डेट इज एट 0, 0, माइनस ए। इस पॉइंट को नाम देते हैं पॉइंट ए। और दूसरा जो चार्ज है वो प्रेजेंट है 0, 0, ए, यानी कि यहां पर, इसको मैं नाम देता हूं बी। और यहां पर चार्ज जो प्रेजेंट है डेट इज प्लस क्यू, ठीक है। तो यहां पर ये भी मेंशन कर देते हैं ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है। तो कहीं ना कहीं एक डाइपोल हो गया, है ना, कहीं ना कहीं एक डाइपोल हो गया बच्चों ये। और इसके जो पॉइंट्स है वो क्या है 0, 0, ए। तो मैं आपको इजी बनाने के लिए इसको ऐसे लिख देता हूं। यहाँ पर देखो ये कुछ ऐसा सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पर एक माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज है, और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो है 2a, है ना। a यहाँ तक और a यहाँ तक, दोनों का जो सेपरेटिंग डिस्टेंस है वो 2a हो चुका है। उसके बाद व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट्स 0, 0, प्लस माइनस जेड। चलो एक जेड पॉइंट देखो 0, 0, जेड, यानी कि जेड एक्सिस पर है ये भी। तो एक पॉइंट आपने यहां पर मार्क कर लिया 0, 0, प्लस जेड यहां पर। ये इसको नीचे भी ले सकते थे, फिर वो 0, 0, माइनस जेड हो जाता, फर्क नहीं पड़ता उससे।
सेट ओरिजिन से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है बच्चों, z। इसका यही मतलब हो ना 0,0,4 होता तो क्या होता है ये ओरिजिन से, यानी कि 0,0,0 से 4 सेंटीमीटर या मीटर ऊपर है। यहाँ पर 0,0, z का मतलब क्या है कि ये जो डिस्टेंस है ये कितना है z। अब एक चीज देखो, अगर इसको मैं ऐसे हॉरिजॉन्टली लेके जाऊं, z पॉइंट यहां पर आ गया प्लस q के पास, देखो सेंटर से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है बच्चों z, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस देखो, ये वाला डिस्टेंस a है, ये वाला डिस्टेंस भी a है। तो अगर मुझे सेंटर से लेकर यहां तक का डिस्टेंस चाहिए, मतलब यहां से लेकर यहां तक का z है, अगर मुझे ये वाला डिस्टेंस चाहिए स्पेसिफिकली ये वाला, तो इस पूरे में से अगर ये माइनस कर दूं तो मुझे, इसको हम नाम देते हैं पॉइंट को p, तो जो bp की वैल्यू होगी बच्चों वो क्या हो जाएगी z माइनस a। सिमिलरली अगर मैं यहां से यहां पर पोटेंशियल निकालना चाहूंगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ap की वैल्यू क्या हो जाएगी z प्लस a। सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द वैल्यूज। देखो ना यहां से लेकर यहां तक टोटल, देखो यहां से लेकर यहां तक क्या हो जाएगा पॉइंट। अब यहां से देखो, इसको अगर मैं थोड़ा सा और हॉरिजॉन्टली आपको समझा सकूं, इसको हमने ऐसे ट्विस्ट करा, ये ना, ठीक है। अब ये वाला जो पॉइंट है सेंटर से लेकर यहां तक का डिस्टेंस z है, तो ये वाला डिस्टेंस a इसमें ऐड हो जाएगा, तो यहां से लेकर यहां तक का कितना हो जाएगा बच्चों z प्लस a, ठीक है। दिस इज टोटल z प्लस a। अब पोटेंशियल निकालना इजी है, ठीक है। पोटेंशियल कैसे निकालोगे, देखो v1 प्लस v2 विल बी योर टोटल पोटेंशियल, प्लस q की वजह से यहां पर जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी kq अपॉन z माइनस है। इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी माइनस kq अपॉन z प्लस ए। अगर मैं दोनों का एलसीएम ले लूं, इट विल बी z स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, राइट। a प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा ना, z स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब यहां पर अगर इसको डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा z प्लस ए माइनस ये क्या हो जाएगा z माइनस ए, ठीक है। और यहां पर बाहर कॉमन क्या ले लिया k क्यों। तो अब आगे देखो बच्चों, ये बिल्कुल वो एक्सप्रेशन मिल गया ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट। तो k क्यू एज इट इज z प्लस ए माइनस z प्लस ए, इस तरह से आप अटेम्प्ट कर दोगे, राइट। और यहां नीचे क्या जाएगा z स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब यहां पर आप देख पा रहे हो कि जो z है, z से z कैंसिल हो गया, तो ये बन जाएगा k क्यू और a ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2a अपॉन में z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो इट विल बी क्यू इंटू 2a को क्या लिख सकता हूं p वेक्टर, तो kp वेक्टर अपॉन z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, राइट। सो दिस इज योर आंसर, कि आप इस पॉइंट पर अगर निकालोगे तो आपको क्या ऐसे अटेम्प्ट करना है स्टेप बाय स्टेप, देखो है ना। यहां पर लिख देना लेट bp इज इक्वल टू z माइनस a, लेट ap इज इक्वल टू z प्लस a। टोटल पोटेंशियल क्या होगा v1 प्लस v2, v1 किसकी वजह से, q की वजह से, और v2 किसकी वजह से, माइनस q की वजह से। और इस तरह से अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर देना है। अब इसमें ही एक और पॉइंट भी आपसे पूछा गया है, आपसे ये पूछा है इसके अंदर कि भाई एक और पॉइंट पर पोटेंशियल निकालो x y 0 पर। पॉइंट क्या है बच्चों, x y 0। अगर मैं x y 0 पॉइंट को प्लॉट करूं बच्चों, तो जो वो पॉइंट आएगा वो किस जगह पर आएगा देख लेते हैं। वो यहां पर कहीं लाई करेगा, इस जगह पर, मतलब इस एक्सिस से परपेंडिकुलर अगर मैं बनाऊं कुछ ऐसे z एक्सिस से यहां पर, ठीक है, x y 0, मतलब वहां पर z एक्सिस 0। इसको 3D में समझना थोड़ा सा मुश्किल है, फिर भी मैं आपके लिए कोशिश करता हूं कि मैं बता पाऊं। सपोज ये 3 एक्सिस है बच्चों आपके पास, इसके अकॉर्डिंग ये z एक्सिस है, ठीक है। ये इस एक्सिस को हम बोल देते हैं x एक्सिस और इसको बोल देते हैं y एक्सिस, ठीक है। दिस इज z एक्सिस, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, ठीक है। कुछ ऐसे इस तरह से। अब जो ये x, y, 0 पॉइंट होगा वो कहां पर लाई करेगा, यहां पर लाई करेगा, यहां पर। और जो ये वाला पॉइंट होगा बच्चों, ये वाला पॉइंट कहां लाई कर रहा है, डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, है ना। दिस पॉइंट लाइज एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर,
यानी कि इक्वाटोरियल पॉइंट, तो इसका सिंपल सा आंसर क्या होगा, x, y, 0 point is at equatorial line, so v at equatorial will be 0। ये बात आपको पता है, वरना आप इसको प्रूव भी कर सकते हो। तो एक्सिल पर तो वैल्यू होगी, लेकिन इक्वाटोरियल पॉइंट पर क्या हो जाएगी, वैल्यू 0। तो इसको आप इस तरह से अटेम्प्ट करोगे, और इस तरह से ये क्वेश्चन जो है, ये टोटल कितने मार्क्स का है वो भी बता देता हूं आपको मैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का आया हुआ है। हालांकि अगर 2 नंबर का है तो पेपर लेंथी रहा होगा जरूर, क्योंकि 2 पॉइंट्स तो इसी के अंदर आपको दे रखे हैं, और क्वेश्चन अगर 2 नंबर का है तो आप इसको 1 वर्ड में भी आंसर कर सकते थे। इवन तक कि आपको क्या, अगर इसमें भी 1-2 स्टेप अगर आप मिस भी कर दो, आपको तो मेन बस ये लिखना है कि भाई ये वैल्यू है, तो बस आप यहां से भी शुरू कर सकते थे, ठीक है, बस डायग्राम में मेंशन करके। तो हमको इस बात का भी ध्यान रखना है, दिस इज नॉट योर इंग्लिश पेपर, नॉट योर हिंदी पेपर, जहां पर आपको लिखने के नंबर मिलेंगे। फिजिक्स में आपको वर्ड टू वर्ड वही बात लिखने जो आपसे पूछी गई है। अगर आप उसको सजाओगे, उसको आप संवारोगे, 4-5 चीजें फालतू लिख कर आओगे, तो वहां पर अपनी तरफ से आप इंटेलिजेंट बन जाओगे, लेकिन उसने आपकी इंटेलिजेंसी को ऐसे नहीं देखना, उसने ये देखना है कि आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना आंसर लिखा है, ठीक है। तो इस बात से बचना, कभी भी फिजिक्स के पेपर में आप ओवर एक्सप्लेनेशन मत देकर आओ, जितनी बात पूछी है उतनी बात का आंसर दो। और हमेशा अगर फिगर में कोई डायग्राम दे रखा है आपको, तो डायग्राम को जरूर अच्छे से बनाकर आना, क्योंकि कई बार एग्जामिनर जो होता है वो थोड़ा जल्दी में चेक करता है, तो आपके डायग्राम को देखकर जज कर लेता है कि बच्चे को अच्छी नॉलेज है। तो इसलिए अगर आपका 1-2 स्टेप में अगर गड़बड़ी भी होगी, तो वो भी कई बार इग्नोर कर दी जाती है या हो जाती है। एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम। अब देखो, मैं कुछ कंसेप्चुअल आपसे डिस्कस कर रहा हूं 1 by 1। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 13 है, why the electrostatic potential is constant throughout the volume of conductor and it has the same value on its surface। अब आपसे ये पूछ लिया गया कि भाई बताओ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट क्यों है थ्रू आउट द वॉल्यूम। अब इसका आंसर तो भाई आप दे सकते हो बिल्कुल। देखो, अगर मैं एक स्फेरिकल कंडक्टर की बात करूं, मुझे ये प्रूफ करना है कि भाई ये v कांस्टेंट है। इसका रीजन क्या है, एज यू नो dv is equal to dr is like this। ये रिलेशन आपने पढ़े, वी नो E वेक्टर इज इक्वल टू 0, कहां के लिए, इनसाइड के लिए, तो माइनस dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो dv क्या हो जाएगा 0। सो dv 0 का मतलब क्या है कि कांस्टेंट v होगा अंदर हर एक पॉइंट से लेकर यहां तक, ठीक है। इस बात को हमने प्रूफ भी किया, तो यही बात आपने लिखनी है। उसके बाद क्वेश्चन है why there is no work done, question number 15, why there is no work done in moving a charge from one point to another on an equipotential surface। भाई ये बात आपसे पूछी गई है कि वर्क डन क्यों नहीं होगा। आप सिंपल लिख सकते हो कि भाई पोटेंशियल, बिकॉज पोटेंशियल इज सेम एट एवरी पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस और नेट वर्क डन इज 0। तो ये बात आप लिखने की बजाय ना, ये बात आप ऐसे प्रूफ कर सकते हो। सपोज दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, this is point A, this is point B, we know VA is equal to VB, so work done from B to A will be potential at A minus potential at B divided by AQ, but due to this situation when you put it here it will be 0 by MQ, so net work done becomes 0। मैंने इस बात को 2 तरह से प्रूफ कराया था, और आपने भी यही लिख कर रखना है, hence net work done will be 0 because potential on the equatorial surface will be same। तो ये बात अगर आप ऐसे लिखाओगे तो आपको क्या एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ने का मौका मिल जाएगा, एग्जामिनर जो आपका जो चेकर होगा, जो आपको पेपर देख रहा होगा। उसके बाद ये है कि ड्रॉ, क्वेश्चन नंबर 18, ये सभी क्वेश्चन देखो एज इट इज आपको नोट्स में से मिल रहे हैं। एक क्वेश्चन है ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज। अब आपको पता है सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, अगर मैं प्लस क्यू बनाऊं तो उसके लिए कैसा होगा। फील्ड लाइंस आप ना भी बनाओ तब भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन आपसे क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस पूछा है यहाँ पर, तो नियर द चार्ज देयर इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस बात का ध्यान रखना कि यहाँ पर सरफेस एक दूसरे के थोड़ा क्लोज प्रेजेंट हो गए, उसके बाद अगला थोड़ा सा दूर हो जाएगा, और इसके बाद वाला थोड़ा सा और दूर हो जाएगा, इस तरह से। इन बातों का हमने खास ध्यान रखना है ना। और अगर आप चाहो तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली बाहर निकल रही, ये भी आप बना ही देना, ठीक है, इस तरह से। तो दिस इज द वे हाउ यू कैन ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर सिंगल पॉइंट चार्ज। एक नंबर में आया हुआ है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था 2000, ये क्वेश्चन जो आया ये आया हुआ है
2011 में। उसके बाद वन मोर क्वेश्चन इज देयर, व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, ये दो बार आया हुआ है, दिल्ली 2013 में आया हुआ और ऑल इंडिया 2011 में आया हुआ है। व्हाट इज द शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू सिंगल आइसोलेटेड चार्ज। एक सिंगल आइसोलेटेड चार्ज के लिए आपको बताया था कि कैसी शेप होगी, कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेप होगी 3D में। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन देखिए कुछ ऐसे ही, ये क्वेश्चन भी 17 क्वेश्चन है कि भाई क्या दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं, 2011 में पूछा गया अभी, जस्टिफाई योर आंसर। तो इसका मतलब क्या होगा, two equipotential surface can never intersect each other. Why? Because if they intersect, it means there are two different values of potential for a single charge, which is not possible. तो बच्चों क्वेश्चन बिल्कुल देखो डायरेक्ट पूछे गए हैं। और क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, 2016 में दिल्ली में, फॉरेन में 2016 और दिल्ली में 2011 में क्वेश्चन आए हुए। और क्वेश्चन देखकर आपकी खुद हंसी छूट जाएगी, अच्छा इतना इजी क्वेश्चन आया हुआ है। एक्चुअल में बच्चों आपको क्वेश्चन इजी इसलिए लग रहा है क्योंकि हमने जो आपको नोट्स दिए हैं वो 10 इयर्स एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर का कॉम्बिनेशन दिए। मतलब अगर आप वही नोट्स थे, अगर जेईई मेंस नीट का पेपर भी दोगे तब भी आपको लगेगा कि आपको कहीं ना कहीं कंटेंट आता है। और इवन तक कि सीबीएसई में तो आपको ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चन तो जैसे मैं पहले भी 10 बार प्रैक्टिस कर चुका हूँ। तो एक प्लस क्यू चार्ज है आपको देगा क्वेश्चन नंबर 4 में, जो कि पॉइंट ओ पर प्रेजेंट है और इससे कुछ दूरी पर एक पॉइंट ए है और कुछ दूरी पर और पॉइंट बी है। आपको ये बोला गया है कि भाई वी ए माइनस वी बी की वैल्यू बताओ, लेस देन 0 होगी, ग्रेटर देन 0 होगी या 0 होगी। तो आपको पता है कि भाई देखो, और हाँ ठीक है, आपको पता है कि जो पोटेंशियल होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, यानी कि ये डिस्टेंस क्या है r1 है और ये वाला डिस्टेंस कितना है बच्चों, ये डिस्टेंस r2 है। पोटेंशियल एट b इज लेस देन पोटेंशियल एट a, तो ज्यादा में से अगर कम को माइनस करोगे तो वैल्यू बेटा हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो ये एक आंसर है 1 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। तो देख पा रहे हो कितना इजी है ये 10 इयर्स के क्वेश्चन। उसके बाद में कुछ और क्वेश्चंस पे आ रहा हूं, एक बार इसको आप नोट डाउन करा चाहो नोट डाउन कर सकते हो आप। सो बच्चों वन मोर क्वेश्चन इज देयर, ये सीबीएसई 2018 में आया था ऑल इंडिया में। और क्वेश्चन क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एजेस पर एक क्यू चार्ज, एक 2q चार्ज और एक -4q चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। हियर इट इज q चार्ज, इट इज अ 2q चार्ज एंड इट इज -4q चार्ज। आपको ये बताना है कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा इस +q चार्ज के ऊपर। तो देखते हैं इसको, एक बार अरेंजमेंट को दोबारा से बनाते हैं, देखो यहाँ पर, ताकि आपके लिए थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर सकूं। सी ये एंगल कितना है, 60 डिग्री, राइट। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो यानी कि ये वाला एंगल भी 60 डिग्री होगा, ये एंगल भी 60 डिग्री होगा, और सभी साइड जो है वो मुझे दे रखी है L लेंथ की। अगर यहां पर कोई 2q चार्ज है तो इस q चार्ज को सेम नेचर होने की वजह से इस डायरेक्शन में ऐसे अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस रिपेल करेगा, है ना। तो एक काम करते हैं, इस चार्ज को नाम दे देते हैं हम फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, ठीक है। फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, रिपेल कर रहे हैं जो, ठीक है। अच्छा, और यहां पर चार्ज है -4q, ये इस +q चार्ज को अपोजिट नेचर होने की वजह से अपनी तरफ खींचेगा। तो इस चार्ज को हम इस फोर्स को हम नाम दे देंगे यहां पर, इट इज फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, लाइक दिस। तो बच्चों दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल क्या बन रहा है, ये वाला। अगर ये 60 डिग्री का एंगल है यहां पर, तो आपको पता है ये टोटल एंगल होता है 180 डिग्री, तो इट विल बी 120 डिग्री। इससे हमको एक चीज पता लगी कि भाई एफ ए सी वेक्टर और एफ ए बी वेक्टर के बीच में जो थीटा की वैल्यू है वो है 120 डिग्री। और अगर आप रिजल्टेंट निकालना चाहते हो यहाँ पर, और दो वेक्टर क्वांटिटीज के बीच में एंगल भी पता है, तो आपने +1 क्लास में ट्रायंगल और वेक्टर एडिशन पढ़ा है अच्छे से, वो आपने अप्लाई कर देना है यहाँ पर। तो पहले दोनों का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं, दोनों फोर्सेस का। तो मैग्नीट्यूड के लिए मैं क्या लिख रहा हूँ, एफ ए सी, इट शुड बी इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में ए सी का स्क्वायर। के की वैल्यू एज इट इज रखो, Q1 Q2, यहाँ पर एक 2 क्या हुआ है और एक क्या हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 2q इंटू q, यानी कि 2q का स्क्वायर अपॉन में
L का स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब फोर्स बी ए बी निकालो, एफ ए बी क्या हो जाएगा बच्चों, देखो के क्यू वन क्यू टू अपॉन में ए बी का स्क्वायर। अब यहां पर अगर मैं देखूं इट विल बी के क्यू वन की वैल्यू यहां पर क्या -4 क्या हो, लेकिन क्योंकि मैं मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहा हूं सो नेगेटिव साइन तो हमको उसका अट्रैक्टिव और रिपल्सिव नेचर बताता है, तो मैग्नीट्यूड के लिए आप यहां पर क्या यूज करोगे, सिर्फ 4 क्यों पढ़ाया था आपको स्केलर फॉर्म में, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, है ना। तो यहां पर मैग्नीट्यूड यूज करूंगा मैं, तो इसको प्लीज ध्यान रखना बात को माइंड में। 4 क्या यहाँ पर यूज कर लिया हमने, और सेकंड चार्ज क्या है बेटा यहाँ पर क्या, तो जब मैं क्यू से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 4 क्यू स्क्वायर अपॉन में एल स्क्वायर, सेकंड इक्वेशन। अब जो अपने को समझ आ रही है बात कि भाई अगर ये फोर्स एफ ए सी है तो एफ ए सी की वैल्यू है ट्वाइस के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, और एफ ए बी की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर 4 टाइम्स के क्यू स्क्वायर अपॉन में एल स्क्वायर। तो मैं इसको ये लिख सकता हूं 2 इंटू में 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, और ये किसके इक्वल है, एफ ए सी के इक्वल। तो यानी कि एफ ए बी जो है वो ट्वाइस हो गया एफ ए सी का, है ना, एफ ए बी इज ट्वाइस ऑफ एफ ए सी। अब अगर दोनों के बीच में, अब मान लो ये दो वेक्टर क्वांटिटी है, एक दूसरी का डबल है और थीटा 120 डिग्री है, तो इसी मेरे लिए निकाला। देखो रिजल्टेंट क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर रिजल्टेंट सोल्व कर लो जरा, देखो एफ ए सी को एक मिनट के लिए F1 मान लेते हैं और एफ ए बी को एक मिनट के लिए F2 मान लेते हैं। तो F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस 120 डिग्री, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल। अब F1 की वैल्यू F स्क्वायर लिख सकते हो आप, ये F1 लिख दो, F1 का स्क्वायर एज इट इज, ये कितना हो जाएगा 2F1 का होल स्क्वायर, F2 को लिख सकते हो ना 2F1 प्लस 2F1 और F2 को दोबारा से क्या लिख दूंगा मैं 2F2, तो यानी कि टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर 4F1 इंटू F1, सॉरी F2 को लिख दूंगा ना 2F1, तो यहाँ पर क्या जाएगा 4F1 इंटू F1 यानी कि 4F1 का स्क्वायर। कोस 120 कितना होता है -1/2। अब इसको देखो जरा सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या आएगा, इट विल बी F1 का स्क्वायर प्लस 4F1 का स्क्वायर माइनस 2F1 का स्क्वायर, सो इट विल बिकम 3F1 का स्क्वायर अंडर रूट रिजल्टेंट, यानी कि सोल्व करके क्या आ जाएगा √3 टाइम्स ऑफ F1। सो नेट रिजल्टेंट फोर्स जो कितना आएगा √3F1, दैट मींस √3 F1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ पर F1 की वैल्यू ये रही √3 इंटू में 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। सो आंसर विल बी 2√3 के क्यू स्क्वायर डिवाइड एल स्क्वायर, राइट। इस तरह से आपने इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट अटेम्प्ट करना है। ये क्वेश्चन कितने नंबर का आया हुआ है ये भी जान लो बच्चों, ये क्वेश्चन 3 नंबर का आया हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये इसका एक पार्ट था। आई होप कि आपको सब चीजें समझ आ गई होगी बच्चों। इसमें इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो वीडियो को पॉज करके, और एक अलग से मतलब आप इसको कोई नोट डाउन कर लेना। आज वाले लेक्चर के लिए आप एक हेडिंग दे देना, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसमें आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। चलो उसके बाद आगे देखो जरा, इसका एक और पार्ट मैं बना देता हूं। मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा अगर मैं इस चार्ज को इनफाइनाइट पर और इस चार्ज को इनफाइनाइट पर और इस चार्ज को इनफाइनाइट पर ले जाऊं। हाउ मच वर्क will be done if I want to separate all three charges from each other and bring them to infinite। तो बिल्कुल सिंपल है बच्चों, बिल्कुल सिंपल है। देखो इनफाइनाइट से लाने में कितना वर्क डन करना पड़ रहा था, पोटेंशियल एनर्जी जितना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम जितना। इनफाइनाइट तक ले जाने में कितना करना पड़ेगा, इसका नेगेटिव कर देना। व्हाट इज टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, नेगेटिव ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट पढ़ा था आपने। अब इसकी टोटल एनर्जी अगर P है, इसको सेपरेट करने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो भी है। तो अभी इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करो। सो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, के Q1 Q2 अपॉन में R12 प्लस के Q2 Q3 अपॉन में R23 प्लस के Q3 Q1 अपॉन में R
3 1, ठीक है। इस चार्ज को मैं Q1 रिज्यूम कर रहा हूँ, इस चार्ज को Q2 रिज्यूम कर रहा हूँ और इस चार्ज को Q3 रिज्यूम कर रहा हूँ। देखो अब सोल्व कर लो इसको जरा। सब में से देखो R की वैल्यू तो सेम ही है, तो 1/L को तो भी बाहर निकाल लेता हूँ, K को भी बाहर निकाल लेता हूँ पहले ही, है ना। K और L तो सभी के लिए सेम है। Q1 Q2, यहाँ पर Q1 Q2 का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इसका और इसका प्रोडक्ट। देखो एक चार्ज क्या हुआ है, दूसरा 2 क्या हुआ है, तो इट विल बी 2 क्या स्क्वायर नाउ प्लस Q2 Q3, इसका और इसका प्रोडक्ट क्या होगा, -8 क्या स्क्वायर, है ना। इसको थोड़ा साफ साफ लिख देता हूं, -8 क्या स्क्वायर। इसके बाद इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, -4 क्या स्क्वायर। तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा इट विल बिकम 2 क्या स्क्वायर -8 क्या स्क्वायर -4 क्या स्क्वायर, और यू कैन से 2 क्या स्क्वायर माइनस माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, ये प्लस -12 क्या स्क्वायर K/L। जब मैं सोल्व करूंगा तो ये आ जाएगा -10 KQ स्क्वायर अपॉन में L। सो ये तो आ गई अभी की टोटल एनर्जी। कितना वर्क डन करना पड़ेगा इसका अपोजिट, तो आंसर क्या हो जाएगा +10 KQ स्क्वायर बाय में L स्क्वायर। सो दिस इज हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। और कुछ क्वेश्चंस पर आ रहा हूं, उसको एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए प्लीज बच्चों। So one more question is there, bacha. It is question number 30 from your assignment. A dipole with the charge -q and +q is located at points 0, -b0 and 0, +b0. देखो मैं इसको बना देता हूं पहले, इजी हो जाए ताकि। हाँ देखो, अगर ये बना रखा है वैसे मैंने यहाँ पर 3D प्लेन, यहाँ पर जो डाइपोल प्रेजेंट है डेट इज ऑन y एक्सिस। y एक्सिस के लिए हम यूज कर सकते हैं ये इस तरह से, दिस इज y एक्सिस, इस तरह से ये z एक्सिस हो गया। जो +q चार्ज प्रेजेंट है डाइपोल का डेट इज प्रेजेंट एट 0, +b, 0। तो इस वाले पॉइंट को हम b मान लेते हैं, है ना। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 0, b, 0, और इस वाले पॉइंट को मैं मान लेता हूं -b, तो ये क्या हो जाएगा 0, -b, 0। इसके बाद आपको ये बोला गया है कि भाई यहाँ पर इस रीजन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो पैरेलल है वाईजेड प्लेन के। वाईजेड प्लेन क्या ये नजर आ रहा है आपको, तो अगर वाईजेड प्लेन के पैरेलल हुआ कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे इस तरह से, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपसे पूछे, बिल्कुल सिंपल है। देखो वाईजेड प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस कौन सा हो सकता है, एक्स एक्सिस। देखो ध्यान से, है ना, एक्स एक्सिस की बात करूं, देखो ये परपेंडिकुलर है इस तरह से, ये लो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर आपसे पूछ ले और प्लेन जो है वाईजेड, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वाईजेड प्लेन के पैरेलल है इस तरह का है, तो इसको 90 डिग्री पर क्रॉस कर रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज ई वेक्टर, दिस इज ई वेक्टर, दिस इज ई वेक्टर, है ना। और अब एक चीज समझो, ये डाइपोल का इक्वेटोरियल पॉइंट है, इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर सकता है। अगर किसी बच्चे को मिसकंसेप्शन, सर परपेंडिकुलरली इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे ले रहे हो आप एक्स एक्सिस पर, ले सकता हूं क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, ई वेक्टर विल बी अलोंग एक्स एक्सिस। इससे अपने को ये पता लगा कि भाई ई वेक्टर को मैं लिख सकता हूं EXI कि अलोंग एक्स एक्सिस वो ट्रेवल कर रहे हैं। और फिर आपसे साथ साथ ये भी पूछ ले कि कितना टॉर्क लगेगा इस फील्ड में। टॉर्क का फॉर्मूला अगर किसी बच्चे को ध्यान हो, टॉर्क का फॉर्मूला होता है PE sin थीटा, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था, अगर आपको ध्यान हो थोड़ा सा भी, PE sin थीटा। अच्छा, तो इस टॉर्क को मैं ये भी लिख सकता हूं P क्रॉस E वेक्टर। अब डाइपोल मूवमेंट देखो, डाइपोल मूवमेंट होती है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो यानी कि ऐसे, तो डाइपोल मूवमेंट है अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस। तो मैं यहां पर लिख दूं जरा, P जो है वो है अलोंग k कैप, अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्रॉस प्रोडक्ट में वो है अलोंग, सॉरी y एक्सिस के लिए हम j कैप यूज करेंगे ना, ijk है, तो
तो ये क्या है जे कैप और ये क्या है आई कैप, है ना, पी और ई, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, इट विल बी लाइक दिस, पीई जे क्रॉस आई, और जे क्रॉस आई किसके इक्वल होता है, माइनस के कैप के इक्वल। अब पी की वैल्यू क्या होगी बच्चों, क्या होगी, इनटू में 2a। अगर यहां पर डिस्टेंस देखूं तो 2a की बजाय यहां पर क्या लिखना पड़ेगा मुझे, 2b, क्योंकि यहां पर मुझे लेंथ कितनी दे रखी है, 0, b, 0, 0, माइनस b, 0। तो a की जगह हम यहां पर नोटेशन क्या यूज करेंगे, b। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, 2 क्या हो b, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू e। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, टॉर्क की वैल्यू जो आएगी दैट विल बी 2 क्या हो b। हम एक बार क्रॉस चेक भी कर लेते हैं क्या हमारा आंसर ठीक है, बिल्कुल ठीक है आंसर हमारा। तो इस तरह से आप लिख सकते हो वेक्टर फॉर्म में टॉर्क को। अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखना है तो आप ऐसे लिख दोगे, 2 क्या हो b e, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। आई होप कि आपको बच्चे ये चीज क्लियर होगी। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन में मुश्किल कुछ नहीं था, बट कई बार क्या होता है प्लेन से ये जो लॉजिक लगा पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि भाई हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन हमने एक्स एक्सिस में क्यों ली और कैसे ली। तो और कुछ क्वेश्चंस पर आते हैं, इसको आप चाहो तो नोट डाउन कर लो एक बार। So one question is there, on a square there are 4 charges, capital Q, small q, capital Q and small q. This is the arrangement of charges. हमसे ये पूछा गया है पहला पार्ट, कैलकुलेट रिजल्टेंट फोर्स एट क्यू, किसी भी क्यू चार्ज पर रिजल्टेंट फोर्स निकालो। ठीक है, और इसके अलावा सेकेंड, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। अब ये 4 चार्जेस का सिस्टम बन चुका है और इसकी मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, बट कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है बच्चों। देखो सबसे पहले हमने क्या ऊपर नेट फोर्स निकालना है, तो ध्यान से देखो जरा, नेट फोर्स निकालने के लिए सभी चार्जेस पॉजिटिव है। तो एक चीज देखो, अगर ये वाला चार्ज लूं और ये वाला जो चार्ज लूं, ये जो क्यू चार्ज है इसको ऐसे रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, और ये वाला क्यू चार्ज इसको ऐसे रिपेल करेगा। ठीक है, तो इसको मैं 1 मान रहा हूं, इसको मैं 2 मान रहा हूं, इसलिए मैं सिंपलीफाई करने के लिए इस फोर्स को नाम दे दूंगा F1 वेक्टर और इस फोर्स को नाम दे दूंगा मैं F2 वेक्टर। इस पर ये भी फोर्स लगा रहा होगा, लेकिन पहले काम करते हैं इन दोनों की वजह से इस पर फोर्स निकालते हैं। दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है वेक्टर क्वांटिटीज के बीच में, 90 डिग्री। तो एक काम करो, पहले आप F1 वेक्टर कैलकुलेट करो। F1 वेक्टर के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, K Q कैपिटल Q अपॉन में साइड A दे रखी है तो A स्क्वायर, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। F2 के लिए इसको कैलकुलेट करो, K Q कैपिटल Q अपॉन में A स्क्वायर, सेकंड इक्वेशन, है ना। दोनों फोर्सेस की वैल्यू तो सेम आ गई। अब 90 डिग्री एंगल बन रहा है, 90 डिग्री के लिए आपको पता है क्या करना है, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर कर दो, दोनों के दोनों फोर्सेस इक्वल है, तो क्या हो जाएगा ये F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर अंडर रूट, तो यानी कि कितना हो गया, √2 टाइम्स F। दिस इज योर रिजल्टेंट फॉर बोथ द फोर्सेस। तो √2F आपने निकाल लिया, तो लिख देता हूं उसको मैं, √2 इंटू F की वैल्यू क्या है, KQ अपॉन में A स्क्वायर। तो जब आपने यहां पर बच्चों रिजल्टेंट निकाल लिया इस तरह से, अब देखो कि ये कैपिटल क्या हो भी तो इसको रिपेल कर रहा होगा, है ना, और ये डिस्टेंस अगर मैं कैलकुलेट करूं तो कितना आ जाएगा, √2a, है ना। यहां पर आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो, हाइपोटेन्यूज निकाल लेना। तो अब इसको मैं नाम देता हूं थर्ड चार्ज, और इसको मैं बोल देता हूं कि अब मैं F3 वेक्टर कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, KQ इंटू में Q अपॉन में R यानी कि √2 इंटू में A का स्क्वायर। ठीक है, तो F3 वेक्टर क्या आ जाएगा, कि Q स्क्वायर अपॉन में 2A स्क्वायर, राइट। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। अब F रिजल्टेंट जो आपने पहले निकाला था ये वाला, और ये जो F3 लग रहा है, क्या ये सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं? अगर सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, इनके बीच में थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 0 डिग्री। 0 डिग्री के लिए मैं सीधा सीधा क्या कर सकता हूं, FR प्लस F3,
है ना। ए और बी के बीच में अगर एंगल, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच अगर एंगल 0 डिग्री है तो नेट रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट होगा ए प्लस बी। तो यहां पर आपने जब नेट फोर्स निकाला, रिजल्टेंट ये रहा आपके पास √2 के क्यू क्यू अपॉन में ए स्क्वायर, और F3 ये रहा आपके पास प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन में 2a स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, इसमें से जो कॉमन आ रहा है बाहर निकालो। के कॉमन आ गया भाई, ए स्क्वायर भी कॉमन आ गया, और कुछ क्यू भी कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचा, √2 क्यू प्लस क्यू, यहां पर कुछ भी नहीं बचा, और यहां पर क्या बचेगा 2। तो इस तरह से आप यहां पर भी आंसर छोड़ सकते हो, ये आपका आ जाएगा आंसर। दिस इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज। इस तरह से आपने क्या वेक्टर का यूज करना है बच्चों। तो इसको आप नोट डाउन करिए, फिर मैं दूसरे पार्ट पर आ रहा हूं। सो नेक्स्ट पार्ट इज कि इस 4 पार्टिकल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालो। तो बहुत इजी है, देखो टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। पोटेंशियल देखो मैं इनको नाम दे रहा हूं 1 2 3 4। तो U12 प्लस पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन दीज टू 1 and 2 प्लस U13 प्लस U14, उसके बाद प्लस U23 प्लस U24, उसके बाद प्लस U34। हमेशा इस चीज का ध्यान रखना कि क्या पेयर्स बन चुके सभी। 1 2 का पेयर बन गया, 1 3 का पेयर बन गया, 1 4 का पेयर बन गया, ठीक है। 2 का 3 के साथ बन गया, 2 का 4 के साथ बन गया, 2 का 1 के साथ है, ये रहा, है ना। इस तरह से 3 का 4 के साथ बन गया, 3 का 2 के साथ का है, ये रहा, 3 का 1 के साथ का है, ये रहा। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 टोटल ये 6 पेयर्स बन सकते हैं इसके अंदर। एक बार फिर भी क्रॉस चेक कर लेते हैं। 1 2 का अवेलेबल है, 1 3 का अवेलेबल है, 1 4 का भी अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद 1 2 का ये रहा, है ना, 2 3 का ये रहा हमारे पास, और 2 4 का ये रहा, 3 4 का ये रहा, क्या 4 1 का है, 4 1 का ये, ठीक है। तो ये आपने बस अब सोल्व करना है। 2 पार्टिकल सिस्टम का रिजल्ट लगाते रहो। U12 1 और 2 के बीच में डिस्टेंस कितना है, a। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, के क्यू क्यू अपॉन में ए स्क्वायर। या इसको करने का एक सिंपल तरीका और भी है, चलो पहले आप इससे ही करो। सिंपल तरीका तो शायद रहने दो अभी, क्योंकि इसमें चार्जेस अलग अलग है, वरना आपको शॉर्टकट बताता हूं इसका। तो U12 के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी। 1 3 के बीच में डायगोनल है, 1 3 के बीच में डायगोनल है, और चार्जेस भी क्या है, क्यू क्यू। तो क्या के क्यू स्क्वायर अपॉन में √2। एक गलती कर दी हमने, गलती कर दी। हम यहाँ पर ए स्क्वायर नहीं ले सकते, हम ए स्क्वायर नहीं ले सकते बच्चों। इसमें हम इसमें ए लेंगे ना। इस मिस्टेक का थोड़ा ध्यान रखना, कई बार इलेक्ट्रिक फील्ड के चक्कर में पड़ जाते हैं हम, ठीक है। तो के क्यू क्यू अपॉन में ए, के क्यू स्क्वायर अपॉन में √2a, है ना। के Q1 Q2 बाय R होता है, इस बात का ध्यान रखना। 1 4 के बीच में देखो, 1 4 के बीच में क्या है, a। तो यहां पर आ जाएगा प्लस के क्यू क्यू अपॉन में a। उसके बाद 2 3, 2 ये रहा और 3 ये रहा, दोनों के बीच में क्या है, a डिस्टेंस है, तो प्लस के क्यू क्यू अपॉन में a। उसके बाद है 2 4, यानी कि ये और ये डायगोनल है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन में √2 है। उसके बाद क्या बचा, 3 4, 3 4 के बीच में a डिस्टेंस है, तो ये भी क्या आ जाएगा, प्लस के क्यू क्यू अपॉन में a। अब देखो कि सेम आइडेंटिकल कौन कौन से, ये आइडेंटिकल है, ये आइडेंटिकल है, ये आइडेंटिकल है, और ये भी आइडेंटिकल है। तो 4 टाइम्स के क्यू क्यू अपॉन में a, प्लस ये और ये अलग अलग है, तो कोई बात नहीं, के क्यू स्क्वायर अपॉन में √2a प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन में √2a। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। इसको एक बार हम क्रॉस चेक भी कर लेते हैं, राइट। क्रॉस चेक भी करना जरूरी है कि क्या ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से आपने इसको करना है। सो दिस इज द वे हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस बच्चा। एक दो क्वेश्चंस और ले रहा हूं, इसको भी आप नोट डाउन कर लो। सो वन क्वेश्चन इज देयर। ये क्वेश्चन हमने मेरे लेक्चर नंबर 2 या 3 में भी डिस्कस किया था, मुझे याद आ गया। ये क्वेश्चन जो है आपके इस असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 25 है। आपसे ये पूछा गया है कि भाई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है, वैल्यू हमको नहीं दी इसके अंदर, कोई बात नहीं, अगर वैल्यू नहीं दी तो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल सकते हैं। देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, जो लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रहे हैं, है ना, और 3 पॉइंट्स मार्क कर दिए A B और C। आपसे पूछा गया कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C।
अब देखो अगर मैं यहाँ पर एक रेफरेंस पॉइंट ड्रॉ कर दूं, मान लो डी, तो जितना डी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उतना ही ए पर होगा। सिमिलरली जितना बी पर है उतना ही सी पर है। तो आप इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो। फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हो तो वो क्या हो जाएगा, माइनस डीवी इज इक्वल टू ई वेक्टर इंटू में डी आर, है ना, ई वेक्टर इंटू डी आर ऐसे करते हो, या ऐसा लगा दो ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अब आपको पता है कि डीवी कैसे निकालना है, इस डिस्टेंस से इलेक्ट्रिक फील्ड को मल्टीप्लाई कर दो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होता तो आप इसको सोल्व भी कर सकते हो। ये मेरे लेक्चर नंबर 3 में भी मिल जाएगा क्वेश्चन आपको, वहां भी इसको आप देख सकते हो। अब अगला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, एट विच पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ग्रेटर एंड व्हाई। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज टुवर्ड्स द डिक्रीजिंग पोटेंशियल। डिक्रीजिंग पोटेंशियल यानी कि बी पर पोटेंशियल कम है और ए पर पोटेंशियल ज्यादा है, तो इस बात से इसका आंसर मिल गया। ये हमने प्रूफ किया, ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर से इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर ट्रैवल करेगा या उस डायरेक्शन में जाएगा जहां पर पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, इसमें आपको थोड़ा समझने में दिक्कत आ सकती थी अगर आप खुद से करते। दिल्ली का ही क्वेश्चन है ये। तो ड्यू टू सम लाइट प्रॉब्लम एकदम लाइट चली गई और मुझे अब रिफ्लेक्शन ना पड़े, इसलिए मुझे ब्लैक बोर्ड यूज करना पड़ रहा है। आप टेंशन ना लो, कोई अंडरटेकर नहीं आया था। बिल्कुल ठीक हो। चलो एनीवेज क्वेश्चन को हम समझते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, दो यूनिफॉर्मली लार्ज पैरेलल प्लेट्स है और जो उनकी चार्ज डेंसिटी है, एक की है प्लस सिग्मा और एक की है माइनस सिग्मा। तो बना देते हैं भाई, देखो इस तरह से दो प्लेट्स बनाते हैं पहले ऐसे। एक ये वाली प्लेट है, इसको अगर हम ले रहे हैं यहाँ पर माइनस सिग्मा ले लेते हैं, वो आपके ऊपर, आप जैसे मर्जी प्लेट्स को ले सकते हो, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा खा लोगे, आपने बस अटेम्प्ट करने। और दिस इज प्लस सिग्मा, ठीक है, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बना दिया। एक्स जेड प्लेन के अंदर रखा हुआ है, ठीक है, एक्स जेड प्लेन के अंदर है और दोनों के बीच का जो सेपरेटिंग डिस्टेंस है वो डी है। तो देखो कैसे करना है इसको, इनके बीच का सेपरेटिंग डिस्टेंस डी ले लो आप, ठीक है। अब एक चीज जो अपने को समझ आ रही है, इसका अगर मैं सेंट्रल पॉइंट लूं यहाँ पर, अगर ये प्लस सिग्मा और ये माइनस सिग्मा है तो यहाँ पर नेट पोटेंशियल जीरो होगा, जितना इसका उतना इसका, अपोजिट नेचर तो कैंसिल, ठीक है। तो मैं इसको पहले यहाँ पर रेफरेंस पे लिख लेता हूँ जीरो। आपसे ये पूछा है कि अगर ये क्वेश्चन नंबर है 27, अगर कोई m मास का और माइनस क्यू चार्ज का पार्टिकल यहाँ स्टेशनरी हो जाए इनके बिल्कुल मिडिल में, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगी फील्ड की। देखो समझो इस चीज को, बिल्कुल सेंटर पे अगर यहाँ पर बात करूं मैं, अगर एक माइनस क्यू नेचर का और m मास का पार्टिकल होगा तो उसके साथ देखो क्या घटित हो रहा होगा, ऊपर प्लेट पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो उस पर अट्रैक्टिव फोर्स कैसे लग रहा होगा, ऐसे ऊपर की डायरेक्शन में क्या होगी, और उसका जो वेट है, वेट उसको नीचे की तरफ ऐसे लग रहा होगा, नीचे की तरफ mg। तो क्या होगी इससे, क्या mg बैलेंस हो रहा है, यहाँ पर माइनस क्यों नहीं ले रहा हूं मैं अभी, माइनस इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि मैं मैग्नीट्यूड यूज कर रहा हूं, है ना, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, mg बाय क्या हो, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव, ये तो जग जाहिर है, पता ही है आपको इस चीज का, ऐसे, क्योंकि प्लेट्स पर दोनों जगह सेम पोटेंशियल है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, यूनिफॉर्म नेचर का होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, मैं सीधा सीधा लिख दूंगा डायग्राम बनाकर, डाउनवर्ड डायरेक्शन, इट इज डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट। और आपसे इसमें एक और चीज पूछी गई है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। अच्छा, ये भी बोला गया था ना कि एक्स जेड प्लेन के अंदर है। एक्स जेड प्लेन का मतलब ये है कि भाई इसको मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा, इस तरह से, देखो प्लेट के अकॉर्डिंग ऐसे, इस तरह से, है ना। अब इसको मैं ऐसे लिख दूंगा कि ये वाला जो है एक्सिस, ये जेड है और ये क्या है, एक्स, जेड और एक्स, मतलब एक्स के अकॉर्डिंग ऐसे, ये ना एक्स और ये जेड, तो एक्स जेड प्लेन बना दिया। तो ये ऊपर वाला पॉइंट क्या हुआ वाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लग रहा है, नीचे की तरफ, तो मैं इसको ये भी लिख सकता था, ई वेक्टर एक्टिंग अलोंग माइनस के कैप, ऐसे भी लिख सकता था, ठीक है। तो मैंने मैग्नीट्यूड निकाल दी, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बता दी इलेक्ट्रिक फील्ड की,
और आपसे ये बोला गया कि इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस भी ड्रॉ करके दिखाओ, तो बिल्कुल सिंपल है। देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे ड्रॉ करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ लग रहा है, डजंट मैटर, आप क्या करो बस एक ऐसे सरफेस ड्रॉ करके दिखा दो कि प्लेन सरफेस होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे इस तरह से, और इलेक्ट्रिक फील्ड उसको क्या 90 डिग्री पर ऐसे क्रॉस कर रहा है। सो इस बात का आंसर ये था। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है और ये बहुत इजी क्वेश्चन था। देखो आपके सामने मैं विजिबिलिटी चेक कर लेता हूँ एक बार, क्या नजर आ रहा है आपको? चलो गुड, बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने इस बच्चों इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था। और क्वेश्चन भी आप चाहो तो इसमें देखो सोल्व करवा सकते हो मुझसे, तो मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क दे रहा हूँ, आपका आधा काम तो मैंने कर दिया। देखो मैं कुछ और क्वेश्चन आपसे बात कर रहा हूँ इसमें। अब जैसे कि इसमें कई क्वेश्चंस है जो बिल्कुल डेरिवेशन है। 35th क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट द एक्सियल लाइन, कर लोगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो आपको अगर इस पूरी असाइनमेंट में कहीं पर भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे बेटा व्हाट्सएप कर सकते हो या मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि क्वेश्चन नंबर ये आप मेंशन करो। उसके लिए मैं एक लाइव डाउट सेशन रख लूंगा अपनी एकेडमी की ऐप पर। तो आज के लिए बस इतना। आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट सीबीएसई कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को उठाया जो पिछले 10 सालों में पूछी गई है। अब अगले 5 मिनट में मैं आपको एक छोटा सा एडवाइस देना चाहूंगा कि हाउ टू प्लान आवर +2 फॉर कमिंग डेज। ऐसी कई न्यूज मिल रही है हमको कि शायद सीबीएसई हो सकता है कि जो सिलेबस है वो रिड्यूस कर दे, लेकिन अब तक ऐसा कुछ ऑफिशियल नहीं आया। अभी सिलेबस में कोई चेंज नहीं आया, थ्योरेटिकली माइनर सा चेंजेस है, वो भी प्रैक्टिकल्स में। ठीक है, तो थियोरेटिकली हमको उतना ही पढ़ना है +1 में भी और +2 में भी जितना आपका अभी सिलेबस है। बट आप ये देखो कि एक अच्छा बच्चा, एक आइडियल स्टूडेंट या एक ऐसा बच्चा जिसको सीबीएसई में स्पेशली बहुत अच्छा स्कोर करना है, उसके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। 60 से 70% बच्चे आज भी सिर्फ और सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि भाई जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा हम किसी जगह ट्यूशन रख लेंगे और वहां पर अपना सिलेबस कर लेंगे। बट वो ये भूल चुके हैं कि उनके 60 से 90 दिनों का नुकसान हो चुका होगा। 60 से 90 दिनों में अगर आप सिर्फ 6 घंटे भी पढ़ते हो, ठीक है, तो आप आइडिया लगा लो कि कितना ज्यादा उनके जो घंटे हैं वो कम हो चुके हैं पढ़ने के। तो आप इस लॉकडाउन में फायदा कैसे उठा सकते हो? जस्ट गो 1 एक्स्ट्रा माइल। आप आधा घंटा आउट ऑफ द बॉक्स जाकर वो क्वेश्चंस भी ट्राई करो जो आपको लगता है कि भाई अभी इस क्लास में डिस्कस नहीं हुए, मैं क्या खुद से कर पा रहा हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर्स को क्वेश्चंस को ट्राई करो, क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के लिए मैं दिसंबर जनवरी में एक सीरीज शुरू करता हूँ जिसको बोलते हैं चाणक्य नीति, जिसमें मैं 20 दिन के अंदर पूरी एनसीईआरटी को कवर करता हूँ और 2 घंटे की क्लास रहती है वो पर डे। तो अभी से अगर आप उसको प्रैक्टिस करोगे तो तब आपके लिए भी हो जाएगा, मेरे लिए भी। तो जब अब बाकी 60% बच्चा अपना टाइम खराब कर रहे हैं, तो ये 60% बच्चों से हटके आप 40% बच्चा क्या कर सकते हो, आप अभी अपने इन कंसेप्ट्स को बहुत सॉलिड कर सकते हो। क्योंकि जब भी लॉकडाउन खुलेगा अभी कुछ आइडिया नहीं है, कोई भी पिक्चर क्लियर नहीं है कि कब होगा कैसे होगा। और इस बात से भी मत घबराओ कि भाई हमने जो पढ़ रखा है सीबीएसई वही तो नहीं कैंसिल कर देगी चैप्टर, नहीं होगा। ये एक चैप्टर पहली 2 यूनिट्स तो शायद नहीं होगी बिल्कुल भी, मतलब 99% मैं इस बात को लेकर श्योर हूं कि ये चैप्टर्स आपके नहीं कर सकते, रिड्यूस नहीं हो सकते। क्योंकि सबको पता है कि ये चैप्टर तो हर एक स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा और बाकी ट्यूटर्स के द्वारा चलाए जा रहे हैं, तो इसको नहीं हो सकता। तो आपका आखिरी कुछ 1-2 चैप्टर में अगर कुछ सिलेबस रिड्यूस करे तो हो सकता है, ऐसे नहीं होगा। तो माइंड से ये मिथ निकाल दो कि भाई अभी अगर हम थोड़ा सा टाइम पास कर लेंगे तो एंड में हम थोड़ा ज्यादा पढ़कर काम कर लेंगे, ऐसा कभी भी नहीं होता। ठीक है, तो अभी आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी है। आपको देखो सिर्फ डेली लेक्चर को देखकर, अभी मैंने नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए आपको इस चैप्टर के, है ना, नोट्स भी आपको मैंने प्रोवाइड कर दिए। आपको जस्ट लेक्चर को ध्यान से सुनना है। और मैं अभी भी यही बोलूंगा कि भाई जो पिछला चैप्टर हुआ है गोसेस थ्योरम वाला, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने पढ़ा, उसके भी कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो आप। तो ज्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए आज वाले क्वेश्चंस मैंने मैक्सिमम डिस्कस कर लिए, कुछ 1-2 क्वेश्चंस रह गए, वो आपको खुद का होमवर्क है और उनको भी मैं ही डिस्कस करा दूंगा जब मैं अगली वीडियो बनाऊंगा। अगली वीडियो जो होगी मेरी लेक्चर 2.9, उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि पोटेंशियल एनर्जी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दूं तो क्वेश्चंस कैसे सोल्व करने हैं आपने। और हो सकता है अगली वीडियो में मैं कैपेसिटेंस स्टार्ट कर दूं। कैपेसिटेंस बहुत ही अच्छा मतलब टॉपिक है, उसमें जबरदस्त क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, बहुत कॉम्पिटिटिव लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा चैप्टर है। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आज सिर्फ और सिर्फ
आपने क्या इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है और मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।